Hello my dear students, welcome back to my class Words of Wisdom. So in this session today I am going to explain you the poem On Killing a Tree. The poem has been taken from class 9th book Beehive. The poem has been composed by G.V. Patel, who is a modern Indian author and poet. So in this poem, G.V. Patel, the poet, is actually leaving a satire on the people who try to cut the tree. Poet डायरेक्टली ये ना बता करके कि जो ट्रीज होते हैं उनका काटना गलत होता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होता है, डायरेक्टली ना बता करके वो एक कमेंटिंग टोन छोड़ रहे हैं. ओके, by commenting he is actually trying to improve the people. Okay, by leaving a satiric tone, not exactly commenting, not exactly, is actually not commenting directly, he is just leaving a satirical tone. Satirical tone means whenever any person try to say something just to improve another person. Okay, so by leaving a satirical tone, he is trying to make the people sensitive, emotional, so that they must not try to cut the tree. तो सैटारिकल टोन से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओ मनुष्य, तुम ये सोचते हो कि जो पेड़ का काटना है वो इतना आसान है, तुम सिर्फ एक अटैक करते हो और उससे पेड़ मर जाता है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है. एक पेड़ को काटने के लिए सिर्फ एक ब्लो काफ़ी नहीं होता है. ओ मनुष्य, तुम मूर्ख हो कि तुम्हें तो पेड़ काटना भी नहीं आता है, क्योंकि पेड़ तो सरवाइव कर जाता है. जिस तरह से एक मनुष्य होता है वो अपने अगर उसको कोई अटैक करे तो क्या होता है, वो अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करता है, सरवाइव करने की कोशिश करता है, हील करने की कोशिश करता है. इन द सेम वे द ट्री ऑल्सो ट्राइज टू हील इटसेल्फ. He tries to save his life. Anyhow, he tries to save his life. Okay, so the poet is saying that, oh human being, it is just your foolishness that you think that the tree has been cut when you give only a blow to a tree, or you only cut a tree, because it is actually required, because it requires actually many things. Okay, many things are actually required to cut a tree, to kill a tree. Okay, so it is your foolishness if you are thinking with only a sudden blow you can cut the tree. So it is your foolishness. Okay, so let's start the poem. Stanza 1. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So the poet is here trying to say to the man, "Oh man, it takes much time to kill a tree. Oh human being, don't think that it is so much easy to cut and kill the tree. Not a simple jab of the knife." Jab means sudden hit or sudden blow. Okay, तो तुमको अगर ये लगता है कि अचानक से एक कुल्हाड़ी से तुरंत उसको तुम मारोगे तो उससे पेड़ कट जाएगा, वो मर जाएगा, तो ये तुम्हारी गलती है. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it. यानी जो एक ट्री है वो उसका जो जन्म हुआ है, उस जन्म के बाद जब वो इतना बड़ा हुआ है तो वो एक ही दिन में नहीं हुआ है, उसे सालों लगे हैं इस पृथ्वी को कंज्यूम करते हुए, इसके न्यूट्रिएंट्स को, इसकी हर एक चीज़ को, उसकी धूप को, ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, इतने सालों से उसने जो इस पृथ्वी की धूप, वर्षा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है,
हर चीज़ को कंज्यूम किया है, ठीक है। राइजिंग ऑफ इट, फीडिंग अपॉन ऑन इट्स क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? टॉप पार्ट, बट हियर वी कैन से आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी इस पृथ्वी के ऊपरी सतह पर इस ट्री ने काफ़ी समय से संघर्ष किया है, वहाँ पर रह कर के उसने फीड किया है, हर चीज़ को एब्जॉर्ब किया है, इसकी धूप को, इसकी हवा को, इसके पानी को, हर चीज़ को कंज्यूम किया है, तब जा कर के ये इतना बड़ा ट्री हुआ है। और इतने बड़े ट्री को, जो कि इतने सालों से, इतनी मेहनत से बड़ा हुआ है, वो तुम्हारे एक ब्लो से कट जाएगा। तो ये तुम्हारी जो सोच है, ये सोच तुम्हारी मूर्खता है। आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स। इतना ही नहीं, लेप्रोस हाइट यहाँ पर क्या मीनिंग है, यानी जब आप कट मारते हो तो जैसे कि इंसान के कट मारने से इंसान के शरीर से ब्लड निकलता है, ठीक इसी तरीके से ब्लड निकलने के बाद उसका जो कलर होता है वो फीका पड़ जाता है, ठीक है। तो जो कलर जो फीका पड़ जाता है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइट, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है? फेड हो जाता है, फेडेड हो जाता है। तो लेप्रोस क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ डिसीज, ओके। जैसे कई बार ये डिसीज़ होती है, बीमारी होती है कि जो फेस होता है या फिर पूरी जो बॉडी की जो स्किन होती है उस पर वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जो स्किन होती है वो कलरलेस हो जाती है। ठीक इसी तरह से जो पेड़ होता है उसकी जो स्किन होती है वो कलरलेस हो जाती है, वहाँ से जहाँ से उस पर कट मारा जाता है, उस पेड़ को काटा जाता है। तो यदि तुमको ये गलतफहमी है कि एक कट मार करके तुमने उस पेड़ को काट दिया है और उसकी जो स्किन है वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो ऐसी तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि उसकी जो ये जो लेप्रोस हाइड है, हाइड इज एक्चुअली हियर स्किन, नॉट हाइड। द अदर मीनिंग ऑफ हाइड इज छिपाना, पर यहाँ पर हाइड का मीनिंग छिपाना नहीं है, यहाँ पर हाइड का मीनिंग एक्चुअली स्किन है, ठीक है। तो वो जो उसकी कलरलेस स्किन हो चुकी है, जो कि हम ये सोचते हैं वो ख़त्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्प्राउटिंग लीव्स, उस कलरलेस लीव्स में से किस तरीके से, जाने कब वो जो स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग यानी कि न्यू फ्रेश लीव्स, न्यू फ्रेश ग्रोइंग लीव्स, ठीक है। तो वो जो स्प्राउटिंग यानी कि अचानक से वो जो छोटे छोटे जो पौधे निकल आते हैं ना, उसके लिए बोल रहे हैं कि उसकी जो कलरलेस स्किन है उसमें से छोटे छोटे पत्ते हैं, छोटी छोटी पत्तियां हैं, वो कब निकल आएंगी ये तुमको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि वो पेड़ जो है वो पूरी तरह से सरवाइव करने की कोशिश करेगा, तुम उसको इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature pores, which if unchecked will expand again to form a size. तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि वो पेड़ कट जाएगा तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। सो हैक एंड चॉप, तो उसको अगर काटना ही है तो देखो कितना मतलब सैटारिकल टोन में बोल रहे हैं कि देखो तुमको अगर काटना ही है तो उसको क्या है, सो हैक एंड चॉप, थोड़ा अच्छी तरीके से उस पर ब्लो मारो, उसको कट करो। हैक एंड चॉप मीन्स टू कट सडनली, बट दिस अलोन वोंट डू इट। लेकिन तुमको अगर ऐसा लगेगा कि ये कट गया तो अभी भी वो कोई काम नहीं करेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी कि अगर तुम सिर्फ एक कुल्हाड़ी मारोगे, अगर तुम सिर्फ एक कुल्हाड़ी मारोगे और उसको पेन होगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, वो जो उसकी ब्लीडिंग बार्क है। अब यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क किसको कह रहे हैं, जैसे कि जो पेड़ की जो आउटर पार्ट होता है, बार्क जो होता है, छाल जो होती है, ठीक है, उसमें से जैसे कि कोई कुल्हाड़ी से वार करता है, किसी भी चीज़ से वार करता है तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है, ठीक है। तो उस लिक्विड को एक्चुअली किससे मेटाफोरिकली सिंबलाइज किया गया है, ब्लड से। जैसे एक इंसान को हम अटैक करते हैं तो उसके शरीर से ब्लड निकलता है, ठीक इसी तरीके से जब कोई भी इंसान को, कोई भी ट्री को हम कट करते हैं तो क्या होता है, उसमें से ब्लीडिंग होती है, ठीक है।
उस ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, जब ट्री को कट करते हैं तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है, ठीक है। जब ट्री को हम कट करते हैं तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है जिसे कि हमने ब्लड से कंपेयर किया है। तो जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि ओ मनुष्य, जब तुम कुल्हाड़ी से उस पेड़ को हिट करोगे तो उसमें से जो लिक्विड निकलेगा उससे तुम सोचोगे कि वो मर जाएगा, तो ये सोचना तुम्हारा गलत है, क्योंकि उस लिक्विड को, उस ब्लड को वो क्या करेगा, वो खुद ही हील कर देगा। मीन्स दिस नेचर हैज़ दैट मच कैपेसिटी टू हील द ट्री। ट्री विल हील itself by nurturing with the nature itself. ओके, तो जो नेचर है वो खुद ही उसको हील कर देगा, उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। और थोड़े ही दिनों में तुम अगर उसे करीब से देखोगे तो उसके आगे पीछे राइस कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स, टेढ़ी मेढ़ी सी, कर्ल यानी ट्विस्टेड, ओके, ये टेढ़ी मेढ़ी सी ट्विक्स, ट्विक्स क्या होता है, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, स्मॉल फ्रेश ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, छोटे छोटे जो टहनियाँ निकल आती है ग्रीन सी, ठीक है। मिनिएचर बोस, मिनिएचर बोस अगेन फ्रेश वाइन्स, फ्रेश वाइन्स कह सकते हैं, फ्रेश लताएं कह सकते हैं हम, या फिर फ्रेश ब्रांचेस जो है वो बिल्कुल फ्रेश जो ब्रांचेस हैं वो तुमको निकलती हुई दिखाई देंगी। यानी उसके जो ब्लीडिंग बार्क है उसमें से तुम्हें फ्रेश नई लताएं दिखाई देंगी, छोटी छोटी। मिनिएचर मीन्स वेरी स्मॉल, which if unchecked will expand again to former size, जिसको अगर रोका नहीं गया, ओके, जिसे अगर इन सारे उसके उस पेड़ के आगे पीछे जो छोटी छोटी टहनियाँ निकल आएंगी, अगर उसको रोका नहीं गया तो वो जाने कब फिर से एक विशाल पेड़ का रूप ले ले, ये तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, नो, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So in this extract, the poet is actually telling us how exactly we should kill a tree. He is exactly showing us the process of killing a tree in a satirical tone. Okay, कि ओ मनुष्य, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता कि एक्चुअली पेड़ को कैसे मारा जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। सिर्फ एक तुम जैब ऑफ नाइफ से अटैक करोगे, यानी कि एक सडन अटैक करोगे और पेड़ मर जाएगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि वास्तव में पेड़ को मारने के लिए उसके रूट पर अटैक करना होगा, उसके रूट को पूरी तरीके से अपरूट करना होगा। सो ही इज सेइंग दैट यू हैव टू पुल आउट, यू हैव टू अपरूट द ट्री फ्रॉम इट्स एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ मीन्स, एंकरिंग अर्थ यानी कि जो अर्थ है उसने अब पूरी सिक्योरली उसको, पेड़ को अपने से बांध रखा है, मजबूत कर रखा है। तो उस मजबूत जो पृथ्वी है उसकी मजबूती से तुम्हें उस ट्री को क्या है, निकालना होगा, ठीक है। उसकी पकड़ से, पृथ्वी की होल्ड, एंकरिंग यानी होल्ड, पृथ्वी के होल्ड से उसे तुम्हें छुड़ाना होगा, खींच के बाहर निकालना होगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट, और पुल्ड आउट एंटायरली। तुमको सबसे पहले उस पर रस्सी बांधनी होगी, रोप टाइट, उसे कस कर बांधना होगा, फिर खींच के बाहर निकालना होगा, एंड देन स्नैप्ड आउट यानी कि चॉप्ड आउट, और फिर उसको तुमको चॉप्ड आउट यानी स्मॉल पीसेस में धीरे धीरे करके निकाल के बाहर निकालना होगा, या फिर पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर जोर से खींच के उसे बाहर एक ही बार में निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, वो पृथ्वी रूपी जो गुफा में वो जो पेड़ की रूट छिपी हुई है उसमें से तुम्हें खींच के उसे बाहर निकालना होगा, या तो टुकड़ों टुकड़ों में या फिर एक ही बार में। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट,
और जब तुम उस पेड़ को खींच के बाहर निकाल दोगे, उस समय तुम्हें एहसास होगा कि ये जो पेड़ है वो वास्तव में कितना मजबूत है। स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, यानी कि उस समय तुम्हें उस पेड़ की रियलिटी, उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो पता चलेगी कि वो अंदर से कितना वाइट एंड वेट है और कितना मजबूत है। द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ख़ास बात यह है कि अंदर से तुम देखोगे कि वो जो ट्री जो बाहर से इतना मजबूत दिख रहा था, वो उसकी जो रूट्स हैं वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव होने के बावजूद भी वो कितनी मजबूत हैं। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो उसकी जो रूट्स हैं वो उस पृथ्वी के अंदर कितने सालों से छिपी हुई हैं। यानी जब तुम उस पेड़ को पूरी तरह से अपरूट करोगे, उस समय तुम्हें एहसास होगा, ये महसूस होगा कि उसकी जो जड़ें हैं वो वाइट एंड वेट आपको दिखाई देंगी और बहुत सेंसिटिव दिखाई देंगी। और उस समय तुम्हें ये उसकी वास्तविक शक्ति का पता चलेगा कि ये इतनी सेंसिटिव होने के बावजूद भी वो कितनी क्या है, मजबूत हैं। ठीक है। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Now, in this final stanza, the poet is telling us that still, till now, if you are thinking that you have uprooted the tree and it has been killed now finally, it is again your misunderstanding. ओके क्योंकि जो पेड़ है वो अभी भी मरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ है अभी अपरूट हुआ है, तो हो सकता है फिर से उसकी जड़ें कहीं फैल जाए और फिर से वो एक बड़े विशाल पेड़ में बदल जाए। तो अगर तुम्हें उस पेड़ को पूरी तरह से मारना है तो उसे ऐसे ही अपरूट करके छोड़ नहीं देना है, उसे प्रॉपरली झुलसती धूप में छोड़ना है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉर्चिंग? झुलसती हुई जो धूप होती है उसे बोलते हैं स्कॉर्चिंग। एंड चोकिंग मीन्स ड्राइंग। यू हैव टू लीव द ट्री एंड इट्स रूट्स टू द सन सो दैट इट शुड बी प्रॉपरली ड्राइड अप एंड इन द सन एंड एयर, यानी धूप में और हवा में ये पूरी तरह से जब तक सूख नहीं जाते, ब्राउनिंग, इसका जो कलर है प्रॉपरली ब्राउनिश में चेंज नहीं हो जाता, जब तक उसकी शाखाएं पूरी तरह से हार्डनिंग यानी कि पक्की नहीं हो जाती हैं, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, उसकी जो ट्विस्टिंग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, उसकी जो शाखाएं हैं पूरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाती हैं, फेडेड नहीं हो जाती हैं, पूरी तरह से मुरझा नहीं जाती हैं, तब तक ये मत समझना कि पेड़ जो है वो मर चुका है। नहीं, उसे तुम्हें प्रॉपरली धूप में सुखाना होगा, हवा में सुखाना होगा, उसे हार्ड करना होगा, उसके कलर को फेड करना होगा, तब जा कर के तुम समझ लेना कि हाँ अब हमारा जो पेड़ है वो मर चुका है। सो इन दिस वे the poet is very sensitively trying to touch the emotions of the people so that they should be a little bit sensitive and try to think that how much pain a tree has to pass through when they are killing the tree. Okay, so this is the explanation of the poem on killing a tree. In my next session I will explain you poetic devices and other features of this poem. So please wait for that part. Till then, goodbye, happy learning, and don't forget to share the explanation and subscribe my channel Parts of Wisdom.